हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय अंजलि गर्ग। फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप अब अपने देश के लिए कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कि देश के भावी भविष्य का निर्माण होगा। अर्थात आप बीएड करने जा रहे हैं और एक ऐसे योग्य और सफल शिक्षक बनने जा रहे हैं ताकि आप अपनी सेवाओं से, अपने कार्यों से इस देश की सेवा कर सकें। तो फ्रेंड्स, आपने एडमिशन ले लिया है, आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। आपको अभी तक सिर्फ ये पता है कि बीएड 2 साल का है, एनुअल कोर्स है। बीएड फर्स्ट ईयर 1 साल का और बीएड सेकेंड ईयर का। तो ये जो बीएड फर्स्ट ईयर है, एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, साल में एक बार एग्ज़ाम होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। तो आज हमें ये जानना है कि आपको बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो मैं आपको आज फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में थोड़ा सी जानकारी देना चाहूँगी ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि ये उनके लिए बिल्कुल एक अलग ही फील्ड है। बीएड अपने आप में एक्चुअली फ्रेंड्स एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें हम कोई स्पेशल सब्जेक्ट ना पढ़ के अनेक सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। और मेन इसका जो उद्देश्य होता है, आपके अंदर एक योग्य शिक्षकों के गुणों को विकसित किया जा सके। कुछ लोग तो होते हैं जो जन्म से ही, छोटेपन से ही अपने छोटे भाई बहनों को, पड़ोसियों को पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो टीचिंग स्किल्स को सीखने के लिए बीएड इस कोर्स करते हैं। और आज के डेट में किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए बीएड करना मैंडेटरी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अपने सिलेबस पर आते हैं। ये जो सिलेबस है आपका, ये 2 साल का है। बीएड का आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए, प्रैक्टिकल में एग्जामिनर पूछ लेते हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो बीएड की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन। मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के सिलेबस के बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ। इसमें जो हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, इस फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हमारे 3 ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, 3 ग्रुप में आप, ये जो सिलेबस है वो यूजीसी के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीटीई के द्वारा तैयार किया, सीसीएस यूनिवर्सिटी ने तैयार किया उनके अकॉर्डिंग। और इसमें जो दिया हुआ है वो 3 ग्रुप दिए हुए हैं। तीनों ग्रुप में अलग अलग तरीके का कार्य किया जाएगा। पहले हम बात करते हैं ग्रुप ए की, जिसमें आपका पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में के परिप्रेक्ष्य के विषय में हमें इनके कोर कोर्सेज पढ़ने हैं, जो मेन विषय हैं। हाँ, उन मेन विषयों के अंदर पढ़ना है हमें। आगे डिटेल में बताऊंगी विषयों के बारे में। सेकेंड ग्रुप में आपको जो पढ़ना है वो करिकुलम एंड पेडागोगिक स्टडीज़। अर्थात पेडागोगी का मतलब होता है हमें अपने विषय को पढ़ाना कैसे है, किस तरीके से हम पढ़ाएं कि हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से अचीव कर सकें। तो इसी में आपको पढ़ना है करिकुलम एंड पेडागोगी स्टडीज़ में पढ़ाने के तरीके, पेडागोगी पढ़नी है, जिसको हम शॉर्ट में पीसी भी बोलते हैं, पेडागोगी कोर्सेज। थर्ड ग्रुप आपका ग्रुप सी है, जिसमें एक्सपीरियंस फॉर एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़, यानी कि जब आप अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उस समय आपको इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ आनी चाहिए, कुछ विशेषज्ञताएं आपके अंदर आनी चाहिए। उसके बारे में इसमें ईपीसी जिसे हम बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगी, अभी आपका कोर्स शुरू नहीं हुआ है, क्लासेस शुरू होने वाली हैं या हो गई हैं एक आध जगह, तो आपको सबसे पहले इनके बारे में पता होना चाहिए। सीसी क्या होता है, पीसी क्या होता है, ईपीसी क्या होता है। वरना फिर आप ये बोलते रहते हैं ईपीसी पर आपको उसका मतलब ही नहीं पता होता और एग्जामिनर पूछ लेता है, आपको उलझा देता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईपीसी। अभी आप पर कोर्स नहीं है, लोड नहीं है, इसीलिए आप ये जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप ए की, जिसे हम पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन या कोर कोर्सेज भी बोलते हैं। कोर कोर्सेज का मतलब है ये हमारे बीएड का बैकबोन है। इसमें हमारे अंदर उन गुणों का विकास किया जाता है एज ए टीचर, जो आपको सफल बनाने में, अपने स्टूडेंट्स का फेवरेट बनाने में हेल्प करते हैं। इसमें कोर कोर्स में हम CC1 की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो आपके कोर कोर्स हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, CC1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CC1 की। हालांकि मैं हर सब्जेक्ट के सिलेबस को बाद में डिस्कशन करूंगी डिटेल में। अभी आपको सिर्फ एक नटशेल में बता रही हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। आपको ये समझ में आ जाए तो आपको 4 ये कंपलसरी पेपर भी ज़्यादातर लोग बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में बीएड के 4 कंपलसरी पेपर, और ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड हैव टू स्टडी दीज कंपलसरी पेपर, चाहे वो आर्ट्स ग्रुप का है, कॉमर्स का हो, बायो का है, इंजीनियरिंग का है, किसी भी फील्ड का वो स्टूडेंट स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके आया है, सभी को ये कोर कोर्सेज कंपलसरी पढ़ने पड़ते हैं।
तो CC1 जो हम पेपर पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। इसमें क्या पढ़ना होता है कि जो भारत है उसमें शिक्षा का जो डेवलपमेंट हुआ है वो किन किन स्टेजेस पर हुआ है। तो इसमें हमें वैदिक काल से लेकर, क्योंकि वैदिक से ही हमारे पास रिटन में मटेरियल मिला है, तो वैदिक से लेकर अप टू 2020 पॉलिसी और अभी तक जो भी हमारी शिक्षा में चेंजेस आए हैं, हाँ, जो भी ब्रिटिश पहले हम बात करते हैं वैदिक काल की, मुस्लिम काल की, बौद्ध काल की, ब्रिटिश पीरियड की, इसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जो जो पॉलिसीज़ हमारे गवर्नमेंट ने फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स लॉन्च की थी, उन सभी को हमें इस पेपर के अंदर पढ़ना है। सेकंड हम बात करेंगे फ्रेंड्स, वो है CC2 कोर कोर्स 2। इसमें हम पढ़ेंगे फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के दार्शनिक और सामाजिक आधार हमें इसमें पढ़ने हैं। क्यों इसका ये दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण हमें क्यों पढ़ना है? शिक्षा के पीछे दर्शन किस तरह से कार्य करता है, अर्थात एक एज ए टीचर आपके अंदर डेवलप करने में, तो आपको ऐसी कौन कौन सी टेक्निक सिखाई जाएंगी, आपको ऐसे कौन कौन से फिलॉसफीज़ बताई जाएंगी जिसमें कि आप बच्चे को समझ सके, अपनी टीचिंग को अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स डील कर सके। साथ ही साथ जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उस सोसाइटी में आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह से आपको बच्चे को समझना है, किस तरह से उसकी प्रॉब्लम समझनी है, ये सब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में आते हैं। समाज किस तरह से शिक्षा को प्रभावित करती है, शिक्षा किस तरह से समाज को प्रभावित करता है। थर्ड पेपर जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है CC3, अर्थात ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। ग्रोइंग अप एज ए लर्नर में ये क्या कहना चाहता है? ग्रोइंग अप यानी कि जो आपका अधिगम करता है, अधिगम करता भी शब्द एक नया है आपके लिए, बार बार सुनेंगे आप, जिसे हम लर्नर बोलते हैं उसी को हम हिंदी में अधिगम करता बोलते हैं। तो आपका जो ये अधिगम करता है, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, इसमें आप पढ़ेंगे कि जो आपका स्टूडेंट है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी क्या पर्सनालिटी है, उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, हाउ ही लर्न, किस तरीके से वो सीखता है, उसका विकास किस किस अवस्था में किस तरह से होता है। ये सब जो हम पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं अपने स्टूडेंट के बारे में। जिस जिस क्लास के स्टूडेंट में आप जाएँ को पढ़ाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये बच्चा इस एज का है, तो इसके अंदर हमें इस क्या क्या चेंजेस होंगे, फिजिकली चेंजेस क्या होंगे, मेंटली, इमोशनली, सोशली चेंजेस क्या होंगे, उसी के अकॉर्डिंग ए टीचर शुड बी रेडी टू टीच, अदरवाइज ही हैज़ टू फेस द डिफ़िकल्टी इन द क्लासरूम। तो इसमें हमें यही सीखना है कि एक बच्चा, हर बच्चा विशेष है, तो उस विशेषता को जानना है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसे पढ़ाना है। नेक्स्ट हमारा जो CC4 है वो बहुत ही इजी पेपर है, हालांकि ये सारे पेपर ही बहुत इजी हैं, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो विद इन अ मंथ आप एक सब्जेक्ट इजीली पूरा कर सकते हैं। फोर्थ पेपर आपका, जिसे हम CC4 कोर कोर्स 4 बोलते हैं, टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, शिक्षक, शिक्षण और आपकी टेक्नोलॉजी, तकनीकी। इसमें अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाएंगे? विल यू यूज़ ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर, हाँ, OHP, प्रोजेक्टर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग, ऑल दीज टर्म्स विल कम इन दिस पेपर। इससे क्या होगा, एज ए टीचर आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शिक्षा में आ जाएगा। जैसे कि इस समय मैं यूज़ कर रही हूँ मोबाइल का अपने कंटेंट को आप तक पहुंचाने के लिए, आपको ये समझाने के लिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ताकि आप पैनिक ना हो कि बीएड में ले तो लिया है, इतना सारा सिलेबस है, कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। इसके लिए भी मैं आपको हर पेपर की अलग अलग से डिटेल में समझाऊंगी किस पेपर में आपको क्या पढ़ना है, और सभी की आपको क्लासेस भी अवेलेबल कराई जाएंगी। जो भी आप ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स ये थे हमारा CC 1 2 3 4। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, आपको CC 5 6 7 नहीं देखना है। जब आप यूनिवर्सिटी की साइट से सिलेबस देखते हैं तो वहाँ पर CC 5 6 7 आता है, एंड दिस इज़ ओनली फॉर BEd सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आपके लिए ये नहीं है। जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे दैट टाइम यू हैव टू प्रिपेयर दीज कोर्सेज। सेकेंड फ्रेंड्स, अब हम आप बात करते हैं करिकुलम एंड पेडागोगी स्टडीज़। इसमें क्या पढ़ना है आपको? अब आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्या समझा रही हूँ। अब जो BEd स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं वो कुछ बच्चे BA हैं, कुछ BSc हैं, कुछ BCom है, BCA, BBA, BTech,
ऑल दीज स्ट्रीम्स, BSc एग्रीकल्चर, सभी स्ट्रीम्स से अलग अलग बच्चे आए हुए हैं। अब आपके सामने ये समस्या आ जाती है, इसमें हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। आपको PC1 और PC2 दो सब्जेक्ट्स चूज़ करने पड़ते हैं, एंड दैट शुड बी ऑप्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रेजुएशन बेसिस। जैसे बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर, आप जो बच्चे पहले BA के हैं वो नोट करेंगे। BA के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसको ध्यान में रखकर यूनिवर्सिटी ने BA के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट बनाया है, SST सोशल स्टडीज़ जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो इन्होंने कॉमन सब्जेक्ट बनाया है वो अलग, बाकी आपके पास अगर हिंदी है तो आप टीचिंग ऑफ हिंदी, इंग्लिश है तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इसी तरह से मैथ्स संस्कृत है टीचिंग ऑफ संस्कृत, होम साइंस है टीचिंग ऑफ होम साइंस, इस तरह के अपने विषय ले सकते हैं। लेकिन जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ा है या शिक्षा शास्त्र पढ़ा है, इस तरह का कोई पेडागॉजी सब्जेक्ट 12th में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए इसका कोई टीचिंग सब्जेक्ट भी नहीं है। इसलिए SST हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, होम साइंस आदि विषयों को आप लेकर इनमें से आपको जो दो सब्जेक्ट आपके सिलेबस, आपके ग्रेजुएशन के बेस के हैं, उन्हें ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं BSc बायो के स्टूडेंट्स की, उनके लिए बहुत ईजी है। BSc बायो वालों को फिजिकल साइंस टीचिंग लेनी होती है, और दूसरा बायो वालों को टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस लेनी होती है। इसी तरह से अगर बच्चा PCM का है, मैथ्स का है, तो टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस का मतलब यहाँ शारीरिक शिक्षा नहीं है, यहाँ फिजिकल साइंस का मतलब है फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ाने का तरीका। पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस मीन्स हाउ टू टीच फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर अप टू 10 स्टैंडर्ड। तो अब हमें यहाँ क्या है, आपको फिजिकल साइंस एंड मैथ्स लेना है। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स बायोलॉजी ले सकते हैं। एग्रीकल्चर अपने आप में कोई BEd में टीचिंग पेडागॉजी नहीं होता है, पेडागॉजी सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स भी फिजिकल साइंस ले सकते हैं, उसके साथ साथ बायोलॉजिकल साइंस या मैथ्स भी ले सकते हैं। और बाकी वो उनके इंस्टीट्यूट पे भी डिपेंड करता है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स अपने ग्रुप बना देते हैं कि हाँ, हम इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, BCom वालों का इजी है, BCom का टीचिंग ऑफ कॉमर्स चलता ही चलता है, साथ में आप मैथ्स ले सकते हैं, मैथ्स में इंटरेस्ट है, SST ले सकते हैं, SST में इंटरेस्ट है। इसके अलावा आप और भी कोई हिंदी वाला इंग्लिश इत्यादि भी ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अब बात आती है BTech वाले स्टूडेंट्स। BTech जो स्पेशली BTech हैं वो टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस या फिजिकल साइंस, जिसमें अभी मैंने कहा था फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि उनका 12th के बेस पर भी मान के चलते हैं, और वो BTech फर्स्ट ईयर में भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और सेकंड टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस या पेडागॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, ये आपको बहुत सोच समझ के अभी से डिसाइड करना पड़ेगा, वरना लास्ट टाइम जब एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरते हैं, आप या क्लास में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये फर्स्ट ईयर में ही आप ऑप्ट कर लेते हैं, और सेकंड ईयर में आपके एज इट इज़ यही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। तो ये था हमारा PC1 और PC2। अब PC3 और PC4 जो आपका दे रखा है, ये PC3 और PC4 फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। PC5 भी आपका जो दे रखा है, प्रिपरेशन एज ए फाउंडेशन एज ए टीचर टीचिंग स्किल्स। अब हम बात करते हैं PC6 की, ये स्कूल इंटर्नशिप है, 16 वीक्स की होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं ग्रुप C की। तो आप फर्स्ट ईयर में फिर से ध्यान दीजिए, CC1 कोर कोर्स 1 कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ठीक है, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये आपके कंपलसरी पेपर्स हो गए हैं। और सेकंड PC में आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स आ गए, वो मैंने आपको भी एक्सप्लेन कराया है कि ग्रेजुएशन के बेस पर वो आपको ऑप्ट करने हैं। अब जो हमें फ्रेंड्स बात करनी है वो EPC की बात करनी है, एक्सपीरियंसेस फॉर एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़। आपको प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ बढ़ाने के लिए, यहाँ पर भी आपको ये नहीं कि EPC 6 दे रखी है, 6 नहीं करनी है आपको सिर्फ फर्स्ट 3 EPC फर्स्ट ईयर के लिए करनी है, जिसमें स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अर्थात जो आपकी भाषाई योग्यता है उसको आप किस तरह से एनहेंस कर सकते हैं, उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, इससे रिलेटेड आपकी फ़ाइल बनती है और आपको उससे रिलेटेड कार्य करवाया जाता है। तो लैंग्वेज में हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज चलती हैं, दोनों ही लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर यहाँ पर जोर दिया जाता है। आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, अर्थात जो कला और सौंदर्य शास्त्र की भावना बच्चे के अंदर हम कैसे विकसित कर सकते हैं। आजकल टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं रह गया है, उसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है। उसके अंदर बच्चे का एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करवाना भी होता है जिससे कि वह जान सके
आर्ट्स है, यानी कि हम जिस तरह की आर्ट एंड क्राफ्ट्स का प्रयोग करते हैं 6th 7th 8th में, आपने SUPW इत्यादि में देखा होगा, उसी तरह की एक्टिविटी होंगी। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, इट मीन्स जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, आप किस किस ऑथर्स की पढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम एक नटशेल में उसके बारे में वो तैयार कर लेते हैं ना, रिव्यूज़ ऑफ लिटरेचर तैयार करते हैं, इसी तरह से जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं वो किस ऑथर की पढ़ रहे हैं, किस पब्लिकेशन की पढ़ रहे हैं, उसमें आपको क्या उसका व्यूज़ अच्छे लगे, क्या आप उनमें सजेशन देना चाहेंगे, ऑल दीज टर्म्स इन दिस फाइल। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सिर्फ B.Ed फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर की मैंने अभी कोई बात नहीं करी है। जो रेस्ट ऑफ द छूटा हुआ है जैसे 4, 5, 6 दैट इज़ फॉर सेकंड ईयर क्लास, ठीक है। तो आपको अभी जो करना है वो सिर्फ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बस जो सिलेबस है उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं इनके मार्क्स की, एक नज़र डाल लेते हैं। CC 1, 2, 3, 4 तक हमारा काम है। तो ये हमारे जो शुरू के 4 कंपलसरी पेपर्स हैं, ये हमारे पेपर्स होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। पर वीक 6 आपकी क्लास चलेंगी पर डे के हिसाब से। तो आपके जो 4 पेपर हैं 400 नंबर के हो गए, प्लस अब आपका आता है पेडागोगी सब्जेक्ट। पेडागोगी में आपको PC1 और PC2 जो करना है ये भी आपका 100 नंबर का होने वाला है, ठीक है। रेगुलर क्लास चलने वाली हैं। इसके बाद PC 5, 6 से आपका कोई लेना नहीं है। EPC पर आ जाइए। EPC की आपकी फाइल्स बनेंगी जो आपकी 25 ईच मार्क्स की होंगी। इस तरह से फ्रेंड्स आप अब इसको अलग अलग टोटल कर लेते हैं तो निकल कर आता है 400 प्लस 5 600 के बाद आपका EPC के 3 निकल कर आते हैं 675। हाँ, ये सब हमारा ये जो दे रखा है इन्होंने 1400, ये 2 ईयर्स का दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का अगर हम निकाल के देखते हैं तो इसमें भी आपका जब से 2 साल का B.Ed हुआ है तब से आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इंटरनल मार्क्स दिए जाने लगे हैं। और जो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा आपका, उसमें 20 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे और 80 मार्क्स आपके एक्सटर्नल होंगे। अच्छी न्यूज़ है ये आपके लिए, क्योंकि इंटरनल मार्क्स अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो आपको 20 में से 18, 19 ईजीली मिल जाते हैं। और एक्सटर्नल इज डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका 4 जो पेपर दे रखे हैं कंपलसरी और 2 आपके दे रखे हैं पेडागोगी कोर्सेज, इनमें कुल मिला के 600 के ये आपके पेपर हो जाएंगे। 600 पेपर्स में से यानी कि 6 पेपर आपको सिर्फ थ्योरेटिकली देने हैं। 6 पेपर में से थ्योरेटिकल आप मार्क्स देख लीजिए, इंटरनल के 120 हो जाएंगे, एक्सटर्नल 480 हो जाएंगे। इसके बाद जो आपकी एक्टिविटी बेस्ड है EPC, इसके लिए आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे और बाकी परफॉर्मेंस आपका एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनर चेक करेगा। अकॉर्डिंग टू दैट ही विल प्रोवाइड यू द मार्क्स, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आपके इसमें चलते हैं स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेस्ट एंड टास्क एंड असाइनमेंट दैट विल बी प्रोवाइड बाय योर क्लास टीचर्स या सब्जेक्ट टीचर्स। जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो आपका हर सब्जेक्ट का अलग अलग टास्क एंड असाइनमेंट होगा। वाइवा वोसी के अकॉर्डिंग, आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, आपके प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स होंगे। इस तरह से ये भी आपके 100 मार्क्स होगा। इट मीन्स टू से कि आपका जो टोटल पेपर है दैट विल बी ऑफ 700। यहाँ तक का क्लियर है सभी को? अब तो किसी को कोई ऐसा डाउट नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, समझ नहीं आ रहा है। बाकी इन सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इस तरह से अगर मैं एक ही वीडियो में बताऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो लगे रहिए, किसी भी तरह से घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। B.Ed कोर्स जब आप करने बैठेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और चूँकि ये आपकी अपनी चॉइस है इसलिए आपको ऑलरेडी मन से पढ़ना है, ताकि जिस एम को लेकर आपने B.Ed में एडमिशन लिया है उसे अचीव कर सकें। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।